डॉक्टर यूनुस के शक्ल के अंदर, ग्रामीण बैंक बनाने वाले एक समझदार आदमी की शक्ल के अंदर उनको लीडरशिप मिल गई। अब जो सिलीगुड़ी है ना सर, ये रिंग पोर डिवीजन अस्करी इतबार से भी अहम है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर जो है ना सर, ये भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में जमीन की एक तंग पट्टी है जो भारत के शुमाल मशरकी रियासतों को मुल्क के बाकी मानदा इलाकों से जोड़ती है, जिसे चिकन नेक आपने अभी बताया भी। अच्छा, इससे फायदा ये होगा, ये भारत के हाथ से अगर निकल जाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये तंग पट्टी जो है सिलीगुड़ी की भारत के हाथ से निकल जाए, तो शुमाल मशरकी भारत की तमाम रियासतें भारत से जुदा हो जाएंगी। सो अब आप ये जो पाकिस्तान जिसको ये छेड़ रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, इनका कुछ रहेगा नहीं। डॉक्टर साहब, नागालैंड में तो ये जा नहीं सकते। यहाँ तक सुनने में आया कि पासपोर्ट दिखा के वो मतलब ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं नागालैंड के, वो कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ हमारे मुल्क में आने के लिए। और फिर वो मैं जब ये जोग्राफियाई मामला जो कॉरिडोर का भी बता रहा हूँ, डॉक्टर फरहान ने तो बहुत अच्छा कह ही दिया। बढ़ तो ये गए, लेकिन मैं इसको स्ट्रेटेजिक अंदाज से भी बता रहा हूँ, ये किसी भी सूरत। अच्छा, एआई में, टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो खिंचने वाली है। अभी जब आप स्टॉक के हालात देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये चीन की सरहद से ये जो मामला, ये रियासत है, ये चीन की सरहद से भी काफी करीब है। अब अंदाजा करें कि सिलीगुड़ी जो है उससे ये कनेक्ट होता है, तो तकरीबन तमाम रियासतें जो है शुमाल मशरकी भारत की, वो इससे जुदा होती हैं, यानी अलग होती हैं। और इसके बाद जो चीन की सरहद से ये काफी करीब होता है, इसलिए भारत को इतनी ज्यादा तशवीश है कि अगर इनके हाथ से ये निकल जाता है और झुकाव बढ़ जाता है, अब स्ट्रेटेजिक मसला जो है वो सार्क का हल कर रहे हैं, और भारत बीआरआई के बहुत करीब है। पाकिस्तान को सीपैक से दूर करने के लिए जितनी रॉ ने फंडिंग कर छोड़ी है वो इंतहा की है। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ मजबूत हुकूमत का फुकदान है, मजबूत जमहूरी हुकूमत जिसको अवाम लाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अवाम को आप माइनस नहीं कर सकते, आपको अवाम को बेइज्जत नहीं कर सकते, आप अवाम को नहीं मार सकते। अवाम आपको मानेगी तो आप लेकर आ सकते। आप टेक्नोक्रेसी लेकर आए, आप ब्यूरोक्रेसी लेकर आए, आप डिक्टेटर बन जाए, जब तक अवामी ताईद नहीं मिलेगी ये मामला हल नहीं होगा। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, मुक्तदरा को ये समझना चाहिए कि जिसको अवाम लाए। अगर आप जनरल आसिम मुनीर साहब को अवाम पसंद करती है और वो डिक्टेटरशिप का ऐलान करते हैं, मार्शल लॉ ले आते हैं, साथ तब भी कामयाब हो जाएगी अगर टेक्नोक्रेट लाते हैं और अवाम साथ है। अवाम साथ नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, जिसको भी आप मुल्क में बिठाएंगे वो अवाम उसको रद्द कर देगी और परे फेंकेगी। उसके बाद अवामी ताईद और ताकत नहीं हो। अवामी ताईद जरूरी है। डॉक्टर फराह, ये आपने सारी बात सुन ली। ये बताइए कि ये जो बदली हुई दुनिया है नजर आ रही है हमें, AI डोमिनेटेड, इफ यू अलाउ मी टू पुट इट दैट वे, पाकिस्तान इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है फॉर टू कोप एंड cope with and absorb these geopolitical changes? देखिए, एक चीज़ के पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से डिजिटलाइजेशन के लिए भी प्रिपेयर नहीं था। वो तो थैंक्स टू कोविड के यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ला दी गई थी। अभी भी जो हम देख रहे हैं मसाइल के, एकदम से हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और स्मार्टफोन के तहत दे हैव एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड नाउ दे हैव एक्सेस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये थोड़े से इसकी जो वो कहते हैं ना तैयारी ना होना, वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है हमारे लिए माशरती तौर पे। एआई जो है, मेरा ताल्लुक एकेडेमिया से है एंड आई नो AI plays a very dominant role in the academic. Since like I teach here in Pakistan as well, and I teach overseas in Australia and elsewhere as well, so I am aware of कि AI की usage कैसे है और उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें इन आवर एकेडमिक वर्ल्ड। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे तो वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट। इवन उसको डिटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। सेकेंडली कि अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करें एकेडेमिया में, प्रॉब्ली विल बी टेकिंग 2 or 3 more decades ताकि उसको पहले हम समझे। क्योंकि जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो बाबे बैठे हुए होते हैं उनको समझ नहीं आती है उन चीज़ों को चलाने की, समझाने की। पहले हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू एजुकेट all those people who are dealing with these kind of precious matters. But you can't teach an old dog new tricks. That's the thing.
even like if I speak about even my own family, like all the elders, like my father, my brothers, मेरे जितने भी है, they are at times not even prepared to all these new texts. तो new text के लिए आपको समझने के लिए you need to have that acceptability. वो अभी हमारे पास माशरती तौर पे नहीं है. सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है, सिस्टम में नहीं है. एआई को इनकॉर्पोरेट करना हमारे तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में, आई थिंक वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. इसके लिए सबसे पहले हमें एकेडेमिया का उसका हिस्सा बनाना चाहिए. जिस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ एफिलिएटेड हूँ, मैक्वेरी के साथ एफिलिएटेड हूँ, सो आई व्हेन आई टीच देयर वी काइंड ऑफ ब्रिंग all those AI techniques into our academic life. तो हम स्टूडेंट से कराते हैं तमाम एक्सरसाइजेस, असाइनमेंट्स थ्रू AI जनरेशन. अब यहाँ पे अगर मैं वो बात करूँ तो मुझे विद रिस्पेक्ट यहाँ पे अपने लेवल को बहुत नीचे लाना पड़ता है. अगर मैं ना लाऊं तो सवाल उठता है कि आप उनको उस लेवल पे टेस्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, या उनको उनसे वो डिमांड करिए, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं. स्टूडेंट्स और हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे एंड इट विल नॉट लुक वेरी गुड. एंड फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड के मैं उनके लेवल को अप करने की कोशिश करूं, मुझे अपना लेवल नीचे लाना पड़ता है. सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन द एकेडमिक वर्ल्ड हियर इन पाकिस्तान, जिसमें चीज़ों को ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए प्रॉब्ली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. सबसे पहले हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, हमें पॉलिसीज़ बनाने हैं, हमें वो तमाम काम करना है, लेकिन उससे भी पहले हमने सबसे पहले जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको एजुकेट करना है. एंड प्रॉब्ली एजुकेटिंग देम इज़ अ ह्यूज चैलेंज एट द मोमेंट. वो हम नहीं कर पा रहे हैं. So all these things will be taking forever for now to understand, to make them a part of Pakistani culture, कि AI क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. We can learn from our very friendly country China, जिसने हम कहे डिजिटलाइजेशन और तमाम मीन्स में, जैसे टेस्ला को उसने मार गिराया है, जिस तरीके से उसने अपनी ईवीज लाई ही दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई है. प्रॉब्ली एवरीवेयर दे आर, चाइना ईवीज आर मोर एक्सेप्टेबल देन टेस्ला एट द मोमेंट, बिकॉज प्राइस काफ़ी वेरिएशन है उनके. कहते हैं ना माइलेज कवरेज की वेरिएशन है. लाइक जैसे मैं अपने लिए गाड़ी ले रही थी एंड आई वाज सो डैम स्केयर्ड ऑफ टेस्ला. मैंने कहा अगर कोई गाड़ी इतने किलोमीटर चलेगी, आई कैन नॉट सस्टेन विद दैट. इफ आई हैव टू ट्रेवल फादर देन व्हाट विल आई डू. शायद मेरे पास ईवी स्टेशंस अभी ना हो, किस जगह पे ना होगे, व्हाट विल आई डू. दो लिविंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट्स नॉट अ बिग डील, स्टिल आई एम लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी, मुझे कहते हैं ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, मुझे एक प्रॉपर फंक्शनिंग गाड़ी चाहिए जो रुके ना. तो ये तमाम चीज़ें, वो चाइना उन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है एंड स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर माइल्स वो देने की कोशिश कर रहा है. दिस हाउ इट्स डिफीटिंग. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट्स ऑल डिजिटलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप चीज़ों को कैसे लेके जाते हैं, रोबोटिक्स और वो तमाम चीज़ें. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एज वेल. मैं देखती हूँ पाकिस्तान में कितने घरों में रोबोट्स काम कर रहे हैं एज लाइक helping hand. कोई भी नहीं. We are into that traditional ways and means of bringing maid or bringing support system into our lifestyle ताकि वो हमारे system को चलाए. We are not counting on AI क्योंकि ये culture का हिस्सा नहीं है. So probably we need to educate, we need to bring all those technologies here through China help and support, और वो हम यहाँ पे लाए, यहाँ पे incorporate करें ताकि acceptability बढ़ना और पैदा होना शुरू हो जाए. Otherwise पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा इस रेस में जो बहुत स्पीड से चलती जा रही है दुनिया में. डॉक्टर साहब, जब ये ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था 71 में, तो दो मेजर फैक्टर्स उस वक्त माने जाते थे. एक तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस था, दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. सो विदाउट गोइंग इनटू ऑल दैट हिस्ट्री एंड डिटेल, आज हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है टू कवर दैट जियोग्राफिकल डिस्टेंस, और लैंग्वेज बैरियर भी थ्रू ट्रांसलेटर्स. अगर आपने वहाँ पे कारोबार करना हो बंगला लोगों के साथ जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, हम बंगला नहीं पढ़ सकते, सो वी हैव अ वे ऑफ डीलिंग विद दैट थिंग. तो ये चीज़ें तो ब्रिज हो जाती हैं. सो इन दिस एज ऑफ एआई, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान बंगला रिलेशंस? हाउ कैन एआई ब्रिंग द टू फॉर्मर विंग्स क्लोजर? अच्छा, फॉर्मर विंग्स को जो क्लोज हो रहे हैं वो तो मैं देख चुका हूँ. सो क्लोज तो वो हो चुके हैं. एंड इसका जो एप्रिसिएशन मैं सबसे बड़ी हद तक देता हूँ वो डॉक्टर यूनुस को देता हूँ. अच्छा, डॉक्टर यूनुस, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि एक एकेडेमिया का आदमी जो है वो जब कहा जाता है कि ताजर को कभी हुकूमत ना दो और एक खिलाड़ी को कभी हुकूमत ना दो, और एक आप जो है, सॉरी खिलाड़ी नहीं सर, वो इमरान खान के अलावा किसी खिलाड़ी को ना दो.
अच्छा, इमरान खान को दो, क्योंकि वो उसने सर वो मास्टर्स भी किया था। अच्छा, अब मास्टर्स किया था तो वो इकोनॉमी में भी वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया था, चुनाचे आप उसको जो है वो दे सकते हैं हुकूमत, सिर्फ खिलाड़ी को ना दो। ये तजाद है कि आप खिलाड़ियों में भी चेरी पिकिंग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं देखे ना, उसने और भी तो काम किए है ना। अच्छा, अब उसका अब ऑप्शन नहीं है ना, अभी अवाम चाहती है, लेकिन उसने जो आगे खिलाड़ी चुने वो गलत थे, वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। चुनाचे अब उसको वो राइट साइड पे जा रहे हैं। खान साहब मेरा ख्याल है कि जब अभी आएंगे तो अच्छे खिलाड़ी चुनेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास जो इस वक्त हेड है ना, वो बड़ा गड़बड़ है। इस पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड को चेंज करना पड़ेगा, यानी आपके जो नून लीग और आपके जो पीपल्स पार्टी है, ये दोनों जो बारियां लगा के खेल रहे हैं और अभी फिर वो जो है वो सूबों की तरफ चल रहे हैं। अब वो प्रोविंशियल कार्ड खेल रहे हैं और प्रोविंशियल कार्ड में ये है कि वफाक से हम अपना हक छीनेंगे। अच्छा, वो अभी नहरी निजाम के बारे में बात कर रहा है बिलावल, और ये सारी की सारी अटलम पटरम जो है वो सारी की सारी बेकार बातें हैं। पाकिस्तान अभी तक अगर आप देखें, और ये इंडिया और भारत दोनों का मसला है, अभी भी पटवार खाना जो है वो डिजिटल नहीं हो सका। अभी तक जो है वो आपके मामला बहुत सारे जो डिजिटल नहीं हो सके। अभी तक जमीनों की तकसीम के लिए जो ब्रिटिश ताज बरतानिया का निजाम था, जो गर्दावर था, वो नीचे जमीन पर बैठ के जो है वो आपके नरखा नंबर निकालता होता था। सो वो अभी तक निजाम उसी तरीके से चल रहा है, पटवार खाना उसी तरीके से चल रहा है। तो आपने क्या डिजिटाइजेशन लेकर आनी है? इंडिया को भी शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कुछ कहते हुए, और पाकिस्तान को जो है वो शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा बड़ा मसला ये है कि हमें सरहदें जिस तरीके से काट के दी थी, हमें पहले तो वो करना है। इसी की वजह से तो हमारी फौज ने सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे हमें 76 साल से हुक्मरानी की कि हमारी सरहदें बड़ी खराब है। अब हम उनके अलहदा भी नहीं चल सकते, और हमारी जो सिविल सेंस है वो भी नहीं बनी। अब आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर जो हमारा सिविलियन टेक्नोक्रेट्स हैं वो बन रहे हैं। अब वो हल्के लोगों को नहीं लाएगा, मजबूत लोगों को लाएगा, लेकिन फौज को अपनी हदूद में लेकर आना पड़ेगा। लेकिन फौज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो है वो पूरा सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि ओपन कॉरिडोर्स हैं, इतनी ज्यादा सरहदें हैं और ओपन सरहदें हैं, जिस 24 खुले बॉर्डर हैं, तो उनके ऊपर हमें काम करने के लिए इस मामले में लाना पड़ता था। लेकिन उनकी इतनी ज्यादा मदाखलत होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल उधर से तवज्जो हटा के सिर्फ इधर देखेंगे, ये भी आइडिया हमें नहीं था। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है सर, BRI, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा फाल है। अच्छा, पाकिस्तान ऑफिशियली सेकंड फेज में अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट। अच्छा, ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के तहत अभी ऑडिट पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से पहले सिक्योरिटी का कंसर्न हल होना है, यानी सारी चीजें पीछे चली गई, डैम पीछे चले गया, सड़कें पीछे चली गई, इसी तरीके से पावर सेक्टर जो है वो पीछे चला गया। अब अगेन सिक्योरिटी मेन कंसर्न चाइना ने भी उठा दिया। इसी तरीके से अभी दोबारा से अगर हेड मनी की बात करते हैं और दोबारा पाकिस्तान एंगेज हो जाता है, तो पाकिस्तान, इसलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत ने फैसला करना है कि आपने अमेरिका की सारी बातें माननी है या आपको आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरिंग है उसको बनाना आता है। आपने अमेरिका के साथ बिल्कुल तिजारती ताल्लुकात रखने, लेकिन सरहदी ताल्लुकात में जैसे सिरीगुरी हमें लेना है, इसी तरीके से हमने दूसरे के ऊपर भी जो है वो नजर रखनी है। क्योंकि बांग्लादेश को समझ आ गई है कि पाकिस्तान से अलहदा, और पाकिस्तान को समझ आ गई है कि बांग्ला से अलहदा एक हमाकत थी, ये हमाकत नहीं होनी चाहिए थी। अब वो आ रहे हैं। अच्छा, इसको जो डॉक्टर फराह भी इस पे बात करेंगी, जो इसको क्लोज जोड़ेगा, उसमें जो भारत ने रिफ्ट डाल रखी थी, 5 से 6 साल हो गए, एक मीटिंग कॉल अप नहीं की। अच्छा, ये जो सार्क है, ये सार्क जोड़ेगा, और सार्क का इनिशिएटिव ले रहे हैं डॉक्टर यूनस। और डॉक्टर यूनस जो है वो बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर से करें, तो प्राइम मिनिस्टर किस तरह का रखा हुआ है उसको सार्क समझ ही नहीं आ रहा। अब उधर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बहरी जहाज भी हो रहे हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स होंगी, ज्वाइंट एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, वो सारा कुछ होगा। लेकिन अब इस ममालिक को अगर आप देखें, ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क है, इसका दोबारा से तंजीम नौ और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का डोमिनेंस जो भारत ने खींच रखी थी उसके अंदर वापस लाना होगा। यानी ब्रिक्स में बांग्ला और पाकिस्तान अगर आना चाहते हैं तो इनको मजबूत तरीके से एक होना होगा। और दूसरा, 35 पाकिस्तान से पाकिस्तान जो बिजनेस फोरम के लोग चले गए, इधर से उठ के मुंह उठा के चले गए, बगैर फिजिबिलिटी के सार्क जाओगे, बांग्ला जाओगे, बगैर फिजिबिलिटी के डेवोस जाओगे, बगैर फिजिबिलिटी के फ्रांस जाओगे, बगैर फिजिबिलिटी के कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओगे तो ट्रेड किस चीज की करोगी? घट्टा ते सवा। मेरी कन्वेंशनल का हालत यह है कि आपकी चावल के अंदर जो है वो उल्ली लगी हुई है। आपने क्या करना है?
मतलब मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि तो क्वालिटी ये के मसले बड़ा हल नहीं करते। मैंने आपको पहले कई दफा नकल करके भी बताई है कि ताकि उस खातून को शर्म आए। वजह यह है कि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में उनकी एडवाइजर के तौर पे 20वां ग्रेड एंजॉय कर रही है, उनसे जब मैंने पूछा कि भाई ये क्वालिटी स्टैंडर्ड 70 इजनास के किधर है, तो उन्होंने कहा वो क्या होते हैं। सो जो वो क्या होते हैं वो मैं उसका क्या बताऊं कि क्या होते हैं। क्वालिटी ओके। स्टैंडर्ड ये चमड़ा चाहिए, चमड़े का स्टैंडर्ड है। हमारा सारा चमड़ा जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उससे लिया जाता है, उनकी टैनरीज में टैन होता है, फिर पाकिस्तान आता है या पूरी दुनिया में जा रहा है। कि हम इतना बड़ा खाल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जा कहां से रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमें सोच समझ के जो है डेलीगेट्स को भेजना चाहिए। साथ बहुत बड़ी बात है, बांग्लादेश के साथ बिजनेस है। फिर उसके बाद मैं अर्ज कर, जो पाकिस्तान बांग्ला भारत तो है ही है, अब इसकी डोमिनेंस को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ आपको मैं किसी सूरत भी लड़ाई का कायल नहीं हूं, बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं तालिबान के साथ, ये तालिबान हुकूमत को आप अब इन्होंने खवारिज कहना शुरू कर दिया। खवारिज अगर टेररिज्म में है तो आप इनको मारें, आपकी सरहद से बाहर आते हैं इनको मारें, लेकिन आप उनकी हुकूमत जो भी है उनसे बात करें। अब उनकी हुकूमत किसकी है उससे हमें बात करनी चाहिए। निगोशिएशन हल है, लेकिन किस सरहदी महाज पे बात करनी है। अगर आपको मार्को रूबियो कह रहा है कि अब आपने फिर से उनके हेड मनी के ऊपर बात करनी है, तो हम थोड़े से पैसों के लिए मुल्क को खराब कर ले, तो क्या किराए के कातिल रहना है। फिर आप अब हमें फिर कह देंगे कि भारत को आप जो है वो कुटना शुरू कर दें, हम 2-4 जंगे और कर देंगे। भाई ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है तो उनका हमने रहने भी कुछ नहीं देना, वो एक अलग बात है, लेकिन एक का दुश्मन है ना, अब सारे का दुश्मन तो नहीं है। अफगानिस्तान को रॉ की इंटरवेंशन ने हमारा दुश्मन बनाया, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है। उसके बाद मैं सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ लिंक एंड लाइजन का कायल हूं, मैं सार्क को रीडिफाइन होते देखना चाहता हूं, लेकिन इस हुकूमत से नहीं होगा। ये सोचना है जनरल आसिम मुनीर को सिंगल हैंडेडली। अब वो देखें, वो जाने, उनका काम जाने।